नमस्कार। बाल विकास के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करने वाले, बल्कि इंसानी विकास के उस बेहद दिलचस्प सफर को डिकोड करेंगे। जी हाँ, एक बच्चे के जन्म से लेकर एक फुल ग्रोन टीनेजर बनने तक का पूरा सफर। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, ये वो विज्ञान है जो ये समझाता है कि हम कैसे बनते हैं। चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। पहले बात करेंगे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की, फिर समझेंगे पियाजे के कॉग्निटिव स्टेजेस, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, फिर टीनेज यानी किशोरावस्था की चुनौतियां, और आखिर में जानेंगे कि हमारी इंटेलिजेंस हमें एक दूसरे से अलग कैसे बनाती है। चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, यानी नेचर और नर्चर का वो पुराना और गहरा नाता। अब यहाँ सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, एपिजेनेटिक्स। आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये क्या है? देखिए, ये नेचर और नर्चर के बीच के गैप को भरता है। ये बताता है कि हमारा आसपास का माहौल हमारे डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना ही हमारे जीन्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल शरीर के अंदर मौजूद जीन्स को लिटरली ऑन या ऑफ कर सकता है ना कमाल की बात? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, जैसे डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स, जो तय करते हैं कि बालों का रंग क्या होगा या हाइट कितनी होगी। और दूसरी तरफ है हमारा पर्यावरण, यानी घर, स्कूल और समाज। साइकोलॉजी बार बार ये साबित करती है कि ये दोनों कभी अकेले काम नहीं करते हैं। ये दोनों मिलकर ही तय करते हैं कि एक बच्चे की पूरी पर्सनालिटी कैसे आकार लेगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण। चलिए एक छोटे बच्चे के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। जन्म से लेकर 2 साल तक का जो वक्त होता है ना, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, वो बहुत ही क्रूशियल है। इसके 6 छोटे छोटे हिस्से हैं। जरा सोचिए, पहले महीने में बच्चा सिर्फ रिफ्लेक्सेस पर काम करता है, जैसे बस देखना या चूसना। फिर अचानक उसे अपना अंगूठा मिल जाता है। 4 से 8 महीने आते आते वो जानबूझकर खिलौने नीचे गिराता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और 1.5 से 2 साल तक पहुंचते पहुंचते वो अपनी भूख या दर्द को इशारों या आवाज़ों के जरिए दुनिया को बताना सीख जाता है। ये प्रोग्रेस वाकई हैरान करने वाली है। और इस सेंसरी मोटर फेज के ठीक बाद बच्चे के दिमाग में जैसे एक जबरदस्त धमाका होता है। वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में कदम रखता है, जो 2 से 7 साल तक चलती है। शुरुआत में वो सिंबल्स और शब्दों का इस्तेमाल करना सीखता है। फिर 4 से 7 साल की उम्र में आती है इंट्यूटिव थॉट की स्टेज। ये वो उम्र है जब बच्चे के अंदर सवालों की बाढ़ आ जाती है। आसमान नीला क्यों है? पानी गीला क्यों है? अगर आसपास छोटे बच्चे हैं तो आपने पक्का ये क्यों वाले सवाल सुने होंगे। उनकी क्यूरियोसिटी इस वक्त अपने पीक पर होती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि बच्चा चीज़ों के बारे में कैसे सोचता है। अब हमारे तीसरे सेक्शन में आते हैं, वो लोगों से जुड़ना कैसे सीखता है। यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, बच्चे आखिर समाज से सीखते कैसे हैं? इसका जवाब हमें लिव वाइगोत्स्की और एरिक एरिक्सन की थ्योरीज में मिलता है। इन दोनों ने ही डेवलपमेंट को एक गहरे सोशल एंगल से देखा। उनका मानना था कि बच्चे का दिमाग किसी खाली कमरे में डेवलप नहीं होता, बल्कि लोगों से बातचीत और समाज के साथ जुड़ने से ग्रो करता है। इसी से जुड़ा है वाइगोत्स्की का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या शॉर्ट में जीडीपी। इसे ऐसे समझिए, एक काम जो बच्चा खुद कर सकता है और दूसरा काम जो वो किसी गाइडेंस के साथ कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वही जीडीपी है। असली लर्निंग की छलांग तब लगती है जब कोई मेंटोर, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट, बच्चे को उसकी करंट लिमिट से थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करता है। वहीं दूसरी तरफ एरिक एरिक्सन इस पूरी जर्नी को अलग अलग साइको सोशल लड़ाइयों की तरह देखते हैं। जैसे बचपन में पहली लड़ाई होती है भरोसा बनाम अविश्वास की। अगर बच्चे को प्यार और सिक्योरिटी मिले तो वो दुनिया पर ट्रस्ट करना सीखता है। इसके बाद आता है स्वायत्तता बनाम संदेह, जहां वो खुद काम करना चाहता है। और फिर स्कूल जाने से पहले की उम्र में आता है पहल बनाम अपराध बोध का फेज। यहां एक सिक्योर बच्चा बिना डरे नई चीजों की पहल करना शुरू कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, और ये वो फेज है जिससे हम सब गुजरे हैं, टीनेज या किशोरावस्था के वो तूफानी और सब कुछ बदल देने वाले साल।
टीनेज का फेज ना सच में हार्मोनल बदलावों का एक बहुत ही इंटेंस प्रेशर कुकर होता है। फिजिकली बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मेंटली वो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब अब वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों और लॉजिक के बारे में सोच सकते हैं। और सोशली उन्हें अपने पेरेंट्स से इमोशनल आज़ादी चाहिए होती है। और इस वक्त पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का प्रभाव एकदम चरम पर होता है। एरिक्सन कहते हैं कि इस पूरी टीनेज का जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट संघर्ष है, वो बस एक ही है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। मतलब ये पता लगाना कि दुनिया में आखिर उनकी असली पहचान क्या है। अगर इस दौरान सही गाइडेंस ना मिले तो वो अपनी भूमिका को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से यानी हमारे 5वें सेक्शन पर आते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं और बुद्धिमत्ता। जब हम इन अंतरों या इंटेलिजेंस को नापने की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में दो बड़े आमने सामने वाले विचार हैं। एक है स्पीयरमैन का जी फैक्टर, जिनका मानना था कि इंटेलिजेंस बस एक सिंगल जनरल फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ है गिलफर्ड, जिन्होंने इंटेलिजेंस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल माना। उन्होंने इसे प्रोसेस, कंटेंट और प्रोडक्ट में बांट दिया। देखा जाए तो ये इंसान की क्षमताओं को समझने का कहीं ज्यादा डिटेल्ड तरीका है। अब जरा इसके थोड़े से गणित को भी समझ लेते हैं कि हिस्टोरिकली इंटेलिजेंस को नंबर्स में कैसे नापा जाता था। मान लीजिए एक 10 साल के बच्चे का दिमाग एक 12 साल के बच्चे जितना काम करता है, तो फॉर्मूला सिंपल है। उसकी मेंटल एज यानी 12 को उसकी एक्चुअल एज यानी 10 से डिवाइड कीजिए और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जवाब आएगा 120। और यही 120 उस बच्चे का सटीक आईक्यू स्कोर है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, इंसान के अंदर जो सबसे खास खूबियां हैं वो किससे ज्यादा शेप होती हैं? जीन्स से, माहौल से, या फिर उन उथल-पुथल भरे टीनेज के अनुभवों से? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब प्रकृति और पोषण यानी नेचर और नर्चर का एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं।